टॉक अबाउट द बार्बिटुरेट्स। बार्बिटुरेट्स क्लास ऑफ ड्रग है। बिफोर द एडवेंट ऑफ बेंजोडाज़ेपीन बार्बिटुरेट्स यूज़ होती थी पहले फॉर्मरली, और इसके क्योंकि बेतहाशा साइड इफ़ेक्ट मतलब डिपेंडेंस, टॉलरेंस, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, ओवरडोज की वजह से जो है ये बंद कर दी गई। और अब बेंजोडाज़ेपीन आफ्टर 1950 और 60 ये यूज़ होती है। इसके विड्रॉल सिम्टम बहुत सीवियर होते हैं। अब जो है मोस्टली बार्बिटुरेट्स जो है वो रिप्लेस कर दी गई है बेंजोडाज़ेपीन, एक्सेप्ट सर्टेन सिचुएशन जैसे कि कन्वल्जन्स, उसमें हम देते हैं बार्बिटुरेट। इसके अलावा एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ था फॉर द बेंजोडाज़ेपीन कि यहाँ पे देखिए ये बेंजोडाज़ेपीन की साइड अलग है, गाबा की साइड अलग है। दिस इज़ गाबा ए रिसेप्टर, ठीक है। तो अब आप समझ लें कि यहाँ पे एक और साइट मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे, और ये है साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ बार्बिटुरेट्स। तो बार्बिटुरेट की जो बाइंडिंग साइट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है बेंजोडाज़ेपीन और गाबा से। और ये क्या करता है, पोटेंशिएट करता है गाबा के एक्शन को। पोटेंशिएशन का मतलब क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल बढ़ाता है। ये डायरेक्टली बाइंड करेगा क्लोराइड चैनल से, और ये डायरेक्टली बाइंड करने के बाद क्लोराइड कंडक्शन करा देगा, मतलब इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड, ठीक है, हो जाता है। और ये जो है इंक्रीज़ करता है टाइम कि क्लोराइड चैनल बहुत देर तक ओपन रहे, तो ताकि इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड जो है वो होता रहे। और जितना ज़्यादा क्लोराइड चैनल ओपन रहेगा उतना ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से इनहिबिशन भी ज़्यादा होगी और CNS डिप्रेशन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। जबकि बेंजोडाज़ेपीन जो है वो क्या करवा रही थी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करा रही थी, बार बार खुल रहा था, बार बार बंद हो रहा था। एक्चुअली इट वॉज नॉट एक्टिवेटिंग दिस रिसेप्टर ऑफ गाबा, जबकि ये डायरेक्टली आपके गाबा ए रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही है बार्बिटुरेट जो है। पोटेंशिएट गाबा एक्शन ऑन क्लोराइड एंट्री बाय प्रोलॉन्गिंग ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल। इसके अलावा बार्बिटुरेट जो है वो ब्लॉक कर देती है, मतलब इतना ज़्यादा ये क्लोराइड चैनल ओपन करती है और इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनहिबिशन इतनी ज़्यादा होती है गाबा की वजह से कि गाबा जो है फिर वो क्या करता है, गाबा की वजह से, क्लोराइड चैनल की वजह से, क्लोराइड इन्फ्लक्स की वजह से, कि जो अगर कोई एक्साइटेटरी स्टिमुलस भी कोई प्रोड्यूस हो तो वो भी एक्साइटेशन नहीं हो सकती। तो ये साथ में जो है ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करवा रही है। एक तो साथ में क्लोराइड चैनल को ओपन इंक्रीज़ कर रही है उसकी एंट्री, और पोटेंशिएट कर रही है गाबा को, साथ में ये ब्लॉक कर रही है ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को, जिससे डिक्रीज ओवरऑल न्यूरोनल एक्टिविटी हो रही है। एक्शंस जो हैं वो मोस्ट कॉमनली एक तो CNS डिप्रेशन है, डोज डिपेंडेंट है। हायर डोज होगी तो उसमें हाइप्नोसिस प्रोड्यूस होगा, लोअर डोज होगी तो सिडेट करेगा वो, और डोज बढ़ा देंगे तो एनेस्थीसिया भी हो, मतलब हम दे सकते हैं। और जितना ज़्यादा डोज बढ़ाते जाएंगे उतने सीवियर सिम्टम आते जाएंगे, CNS डिप्रेस होता रहेगा। तो कोमा एंड डेथ। CNS डिप्रेशन डोज डिपेंडेंट है। अच्छा, ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, मतलब एज ए एनाल्जेसिक नहीं इस्तेमाल होती, और जबकि ये वर्स कर सकती है, एक्सरबेट पेन को ये वर्स कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन किस तरह होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये सप्रेस कराती है हाइपोक्सिक कीमोरिसेप्टर रिस्पॉन्स टू CO2। ये मैंने कॉपी पे लिखा हुआ है, देखिए। आपके ब्रेन के अंदर होता है मेडुलरी रिदमिसिटी एरिया, जिसे कहते हैं हम ब्रेन सेंटर, और यहाँ ये कहाँ पे होता है, ब्रेन स्टेम मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। आपकी जो केमिकल रेगुलेशन की बात करें हम, रेस्पिरेशन किस तरह से रेगुलेट हो रही है, तो आपके ब्रेन में देयर आर सर्टेन कीमो रिसेप्टर्स, पेरिफेरल और सेंट्रल। क्या होता है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर आपके मौजूद हैं कैरोटिड आर्च और एओर्टिक आर्च पे, और ये मौजूद है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर आपके ब्रेन स्टेम यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। अब जब भी कीमो रिसेप्टर क्या करते हैं, सेंस करते हैं कि आपकी ब्लड के अंदर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। अगर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब लो pH है, ठीक है। pH लो हो रही है, एसिडोसिस वाली कंडीशन है, एसिडिटी ज़्यादा हो रही है। और ये कब होगा, आपका जो यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती है, और वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने के बाद वाटर के साथ मिलके जो है
कार्बोनिक एसिड बनाएगी और इस तरह से हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगी और बाइकार्बोनेट्स भी बनते हैं। अच्छा, अब ये जो है, अगर आम हालात में क्या होगा कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये सेंस करेगा कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है और हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी, मतलब कि आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो होगा क्या कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप ब्रीदिंग के थ्रू मतलब एक्सेल कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी से। लेकिन इसमें अब आपकी जो बारबिटूरेट है वो क्या कर रही है, वो करा रही है CNS डिप्रेस। जब CNS डिप्रेस होगा तो आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे मैंने बताया ये सेंस तो करेगा, ठीक है, ब्रेन स्टेम आपका सेंस करेगा और हाइपर कैपनिया वाली सिचुएशन हो जाएगी। हाइपर कैपनिया मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो कार्बोनिक एसिड बना रही है और हाइड्रोजन भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आपकी बॉडी में जो हाइपर वेंटिलेशन एक रिस्पॉन्स है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म, वो नहीं होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा उल्टा। और ये क्यों हो रहा है हाइपर वेंटिलेशन? आप ब्रीदिंग रेट इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि CNS डिप्रेस हुआ है और जिसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा हो जाती है, आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने की वजह से डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, सप्रेस करती है हाइपोक्सिक। हाइपोक्सिक का मतलब लो ऑक्सीजन, और कीमोरिसेप्टर रिस्पॉन्स टू CO2 वो सब डिप्रेस हो जाएगा और ये ओवरडोज की वजह से होता है और फिर डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और डेथ हो जाती है। थेराप्यूटिक यूजेस एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होता है, एंटी कॉन्वल्सेंट इस्तेमाल होता है, सेडेटिव या हाइप्नोटिक इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ बताया हुआ है एक्शन, यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग बताई है फिनोबार्बिटल। इसी तरह से जो आपकी यहाँ पे देखिए पेंटोबार्बिटल 1 to 2 days, 3 to 8 hours पेंटो सीको एमोबार्बिटल। इसके अलावा इन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग यहाँ नहीं बताई है इसमें लिपिनकॉर्ट में, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया अल्ट्रा शॉर्ट थायोपेंटाल और थायोपेंटोन, जो कि एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल होती है। याद रख लीजिएगा, एनेस्थीसिया के लिए अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इस्तेमाल होती है। यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया के लिए थायोपेंटाल इस्तेमाल होती है। तो जो है तो एनेस्थीसिया के लिए थायोपेंटाल और थायोपेंटोन इस्तेमाल होती है। यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं लिखा है, नाम याद रखिएगा। तो थेराप्यूटिक यूजेस में 3 मोस्ट कॉमन है, एनेस्थीसिया, एंटी कॉन्वल्सेंट और सेडेटिव हाइप्नोटिक। अच्छा, एनेस्थीसिया में जो कॉमनली यूज़ होती है ड्रग, दिस इज़ थायोपेंटल, और जो नाम है मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे भी बताया था, थायोपेंटल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंटी कॉन्वल्सेंट में मोस्ट कॉमनली फिनोबार्बिटल यूज़ होती है और फिनोबार्बिटल का यूज़ जो है ये बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं कराता। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ब्रेन जो है वो ग्रो हो रहा होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है दिस इज़ कंसिडर्ड वेयर कॉग्निशन डेवलपमेंट अकर्स, वो इतना डेवलप नहीं हो पाता और वो जो है सप्रेस हो सकता है। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस मतलब कि रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन या फिर रिकॉल करना मेमोरी, ये स्लो और बहुत कम हो जाती है। अगर सारी जितनी भी आप सीजर्स के लिए थेरेपीज़ दे रहे हैं वो फेल हो जाएं तो हम फिनोबार्बिटल देंगे। और फिनोबार्बिटल जो है वो रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस में देते हैं, मतलब कि स्टेटस एपिलेप्टिकस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसके अंदर रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस, इसके अंदर क्या होता है कि परसिस्टेंट कॉन्वल्जन्स आते हैं पेशेंट को और वो बेंजोडाइज़ेपिन या दूसरी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से क्योर नहीं हो रहे होते, ना ट्रीट हो रहे होते, देन वी विल गिव फिनोबार्बिटल। तो फिनोबार्बिटल एक लास्ट रिजॉर्ट आप समझ लीजिए, ठीक है। हम क्यों इस पर लास्ट में रख रहे हैं? क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सिडेटिव हाइप्नोटिक उसके तौर पे भी इस्तेमाल होती है, वैसे हाइप्नोटिक मतलब इंड्यूस करना स्लीप या इंसोम्निया में इस्तेमाल नहीं की जाती। इसी वजह से ये मेंशन है कि इंसोम्निया में इट इज़ नो लॉन्गर यूज़, और काम वही करती है जो कि बेंजोडाइज़ेपिन कर रही थी, ये रैम को रिड्यूस कर देगी या बिल्कुल ही सप्रेस कर देगी। यहाँ पे तो सप्रेस कर रही है, ठीक है। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ओरली वेल एब्जॉर्ब है, ये ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर स्प्लैंकिक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगी, स्केलेटल मसल, फिर उसके बाद फैट टिश्यूज़ की तरफ जाएगी। तो ये इस तरह से जो है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रही है, ये भी क्रॉस करती है, प्लासेंटा भी क्रॉस करती है, इसलिए प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लिवर से मेटाबोलाइज होती है और इनएक्टिव मेटाबोलाइट एक्सक्रीट होते हैं, जबकि बेंजोडाइज़ेपिन में इसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीट होते हैं। और यहाँ पे
इंड्यूस करती है लिवर एंजाइम एला सिंथेटेज। तो एडवर्स इफेक्ट्स प्रोफाइल इसकी बहुत ज़्यादा है और ये नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्लास में आती है, जबकि बेंजोडाइज़ेपिन नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग नहीं है, जिसका जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका बहुत कम है। तो ड्राउजीनेस, इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन, साइकोमोटर इम्पेयरमेंट। अब यहाँ पे देखें एडिक्शन कराएगी, ड्राउजीनेस, नाउजिया, वर्टाइगो, ट्रेमर और एंजाइम। तो साइटोक्रोम P450 माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम के थ्रू जो भी मेडिसिन जो है मेटाबोलाइज हो रही हैं, ये उनको भी अफेक्ट करेगी और उनकी जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है या उनका लिवर मेटाबॉलिज्म है उनका भी डिस्टर्ब करेगी और अफेक्ट करेगी या इनहिबिट कर देगी। इसके अलावा ये है कि हैंग ओवर फिनोमेना हमने पढ़ा था, हैंग ओवर फिनोमेना बेंजोडाइज़ेपिन से भी आता है, इससे भी आता है। इसमें क्या होता है कि मेंटल कन्फ्यूजन, डिस्टर्बेंस आफ्टर द यूजेज ऑफ बारबिटरेट, और इसमें ज़्यादा है बेंजोडाइज़ेपिन। तो इम्पेयर्ड एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली, और इसके अंदर सिम्टम्स होते हैं नॉजिया, वॉमिटिंग और हेडेक। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, ठीक है, नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सब कुछ होता है। और फिज़िकल मेंटल इसमें जो है वो सिम्टम्स मौजूद होते हैं, एजिटेशन, टेंशन, डिजीनेस, बिकॉज ये एंजाइम्स लिवर एंजाइम्स को इंड्यूस करती है और मेटाबोलाइज होती है साइटोक्रोम P450 से। तो जो भी मेडिसिन साइटोक्रोम P450 माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम से जो हैं वो मेटाबोलाइज हो रही हैं, उन सबको इनहिबिट और करेगी और अफेक्ट करेगी। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। ये कैसे होता है? इंड्यूस करती है बारबिटरेट एला सिंथेटेज एंजाइम को, जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अच्छा, इसके जो विड्रॉल सिम्टम हैं वो ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर हैं। और वो क्या क्या हो सकते हैं विड्रॉल सिम्टम्स बारबिटरेट की? ट्रेमर, एंग्जाइटी, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, सीजर्स, डिलीरियम, कार्डियक अरेस्ट, ये सब विड्रॉल सिम्टम है। और ये ओपिएट्स से ज़्यादा हैं। ओपियोइड्स कौन सी? एनाल्जेसिक। ओपियोइड्स आर द एनाल्जेसिक जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके रिसेप्टर हैं और उसके थ्रू काम कर रही हैं। ये सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं ये। अच्छा, तो ये हाउ इट कैन रिजल्ट इनटू दैट एंड कार्डियक अरेस्ट। तो होगा कि आपके ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिया और हाइपरकैपनिया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ गई है और तो ऑक्सीजन कम हो गई है, ऑक्सीजन जब कम हो गई है तो इस्कीमिया आपके हार्ट के अंदर डेवलप हुआ, जिसकी वजह से हार्ट अटैक मतलब कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो डेथ जो है वो ओवरडोज पे भी हो सकती है, विड्रॉल पे भी हो सकती है, और सेंट्रल कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन कराती है ये हाइपोक्सिया और इस्कीमिया की वजह से, और सेंट्रल रेस्पिरेशन डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी कराती है। रिज़ल्ट इसके इसी वजह से क्या होगा कि शॉक लाइक कंडीशन हो जाएगी और पेशेंट की ब्रीदिंग बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, ये ओवरडोज में अगर होता है तो हम इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे? गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन मतलब गैस्ट्रिक लवाज। तो गैस्ट्रिक लवाज हम देंगे, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं ट्रीट होने के, सही हो जाने के, रिवर्सल नहीं हो सकता ओवरडोज का। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अदर हिप्नोटिक एजेंट्स। तो ये ब्रीफ इसके हम पढ़ेंगे ओवरव्यू। ज़ोलपेडाम, ज़ेल्प्लोन, ज़ेल्पिक्लोन, इनको ZZB कहते हैं। अच्छा, तो ज़ोलपेडाम जो है ये क्या करता है एग्जैक्टली ये जो है ये बेंजोडाइज़ेपिन की तरह काम नहीं करता, लेकिन ये गाबा ए रिसेप्टर से ज़रूर बाइंड करता है, बट सिलेक्टिवली सिर्फ अल्फ़ा सब यूनिट से। जबकि आपका जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं ये आपके अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, यहाँ पे मैंने बताया था अल्फ़ा 1 to 6, तो ये सारे अल्फ़ा 1 के जितने भी सब यूनिट्स हैं सबसे बाइंड करता है। वेयर एज द ज़ोलपेडाम, ज़ेल्प्लोन एंड इज़पिक्लोन सबका एक ही मैकेनिज़्म है कि ये सिर्फ अल्फ़ा 1 सब यूनिट से बाइंड करेंगे गैबा रिसेप्टर के, और किसी और से नहीं। सो दिस हैज़ अ सिलेक्टिव बाइंडिंग, और ये
वही काम करेगा कि क्लोराइड चैनल की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करेगा और इन दी एंड हाइपर पोलराइजेशन कराएगा। इसमें कोई एंटी कन्वल्सन या मसल रिलैक्सेशन नहीं करवाता। इसके विड्रॉ सिम्टम मिनिमम हैं और मिनिमम रिबाउंड इंसोम्निया जैसे कि आपका ट्रायजोलैम करा रहा था वो भी नहीं कराता। ट्रायजोलैम आपका विड्रॉल इफ़ेक्ट्स भी करा रहा था और विड्रॉल इफ़ेक्ट्स आपके बेंजोडाइज़ेपीन के भी हैं, मसल रिलैक्सेशन भी हैं, एंटी कन्वल्सेंट भी हैं, लेकिन ये बेंजोडाइज़ेपीन की तरह इसके ये वाले इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ओरली अवेलेबल है, सबलिंगुअल स्प्रे में भी अवेलेबल है, सबलिंगुअल टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसकी जो ऑनसेट है बेसिकली हाफ लाइफ इसकी 2 to 3 आवर्स है। 5 घंटे तक ये आपकी नींद प्रोड्यूस करता है। हेयर इट इज़ क्लियरली मेंशन कि ज़ोलपेडाम का जो ऑनसेट है वो 30 मिनट्स, सबका ऑलमोस्ट 30 to 20 मिनट्स है, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन है मतलब कितनी देर तक ये स्लीप इंड्यूस करेगा। ये जो नॉन बेंजोडाइज़ेपीन एजेंट्स हैं या दूसरे हाइप्नोटिक एजेंट हैं, ये स्पेसिफिकली हाइप्नोसिस मतलब इंसोम्निया ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये इंड्यूस कर रहा है साइटोक्रोम P450 सिस्टम के थ्रू और हेपेटिक ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो जब इंड्यूस कर रहा है तो इसकी वजह से जैसे वो वाली ड्रग्स जो कि इंड्यूसर हैं साइटोक्रोम P450 की, वो इसका इफ़ेक्ट कम कर देंगी, जैसे कि रैफेम्पिन इंड्यूस करेगी एंजाइम साइटोक्रोम P450 को और ज़ोलपेडाम का इफ़ेक्ट या हाफ लाइफ कम कर देगी। और वो ड्रग्स जो CYP3A4 के थ्रू जो है मेटाबोलाइज हो रही हैं तो और उनको इनहिबिट कर रही हैं, तो वो ज़ोलपेडाम का इफ़ेक्ट बढ़ा देंगी, मतलब कि उसकी हाफ लाइफ बढ़ा देंगी। साइड इफ़ेक्ट्स इसमें हैं हेडेक, डिजीनेस, एंटेरोग्रेड एमनीजिया और ये एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन भी है। तो इस वजह से इसके कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट्स मतलब के साइड इफ़ेक्ट हैं इन टर्म्स ऑफ स्लीप। तो ये स्लीप ही है इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट, मतलब सोमनोलेंस कहते हैं। स्लीप वॉकिंग मतलब चलते में भी सो जाना, ड्यूरिंग ड्राइव स्लीपिंग, दूसरी एक्टिविटीज़ के दौरान भी स्लीप प्रोड्यूस हो जाना या इंड्यूस होना, और कम्प्लीटली नॉट फुली अवेक वाइल डूइंग एनी अदर एक्टिविटी। इसके अलावा ये सिग्निफिकेंटली जैसे कि बेंजोडाइज़ेपीन जो है वो आपके स्टेज 2 को इंक्रीज़ कर रही है और रिड्यूस कर रही है रैम को, जबकि ज़ोलपेडाम का एज सच देयर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑन द स्लीप साइकिल एंड स्लीप स्टेजेस। ये कंट्रोल सब्सटेंसेस के अंदर काउंट होती हैं। ज़ेल्प्लॉन ऑल्सो ओरली अवेलेबल है, लेकिन ये जो है सबलिंगुअल स्प्रे या सबलिंगुअल टैबलेट फॉर्म में नहीं आती और इसके बहुत कम इफ़ेक्ट्स हैं साइकोमोटर या कॉग्निटिव फंक्शन के ऊपर, मतलब कि रिकॉल मेमोरी और रिटेंशन ऑफ द मेमोरी, इसमें कोई सच इसके कोई इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और एलिमिनेशन इसकी रैपिड है। अच्छा, ज़ोलपेडाम जो है ये भी बहुत कम विड्रॉल इफ़ेक्ट्स इसके हैं कम, तो डिपेंडेंस और टॉलरेंस नहीं प्रोड्यूस करती। ESP क्लोन ये भी ओरली अवेलेबल है, इंसोम्निया में इफ़ेक्टिव है, 1 घंटे के अंदर जो है ये इंड्यूस कर सकती है स्लीप और 6 मंथ्स तक सेफली हम इस ड्रग को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेटाबोलाइज हो रही है लिवर से और ये ऑक्सीडेशन कराती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम CYP3 साइटोक्रोम 450 साइटोक्रोम 450 के थ्रू, और एलिमिनेशन हाफ लाइफ इसकी 6 आवर्स है। अच्छा, सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं ज़ोलपेडाम के, लेकिन एक पेरिफेरल एडिमा और ड्राई माउथ, ठीक है, ये इसका डिफरेंट है। इसी तरह से है रेमिल्टन जो कि है मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है, और एगोनिस्ट है ये, तो जाहिर है कि क्या करेगा, मेलाटोनिन हार्मोन जो है उसकी रिलीज़ को इम्प्रूव करा देगा, एनहांस करा देगा और इंक्रीज़ करा देगा। ये जो आपका हार्मोन है ये पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जिसे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। तो आपकी पीनियल ग्लैंड इज़ ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक, और सर्काडियम रिदम और आपका स्लीप साइकिल को मेंटेन रखने के लिए मेलाटोनिन जो है वो रिलीज़ होता है वहाँ से। इसके रिसेप्टर्स होते हैं M1 एंड MT1 एंड MT2, और जो इसका एगोनिस्ट का नेम है रेमिल्टियन, बहुत कॉमनली अवेलेबल है, जो कि प्रमोट कराता है स्लीप। इसके अलावा मिनिमम इसके जो हैं मिनिमम पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ है, कोई एविडेंस नहीं मिला हमें डिपेंडेंस और विड्रॉल का, मतलब कि एडिक्शन नहीं कराता है
और लॉन्ग टर्म हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं सेफली और ये जो है स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करता है, साथ में लेटेंसी टू स्लीप उसको रिड्यूस करेगा, जबकि इंसोम्निया के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है ये लेटेंसी जो है। साइड इफ़ेक्ट्स इसमें डिज़नेस, फटीग वही जो ज़ोल्पेडाम के थे, सोमनोलेंस तकरीबन सिमिलर हैं सारे। अच्छा, इसका ये प्रोलेक्टिंग लेवल्स के ऊपर भी इफेक्ट है और वो इन्हांस कराता है, इन्हांस और इम्प्रूव और इंक्रीज़ कराता है प्रोलेक्टिन लेवल्स को, ठीक है। एंटी हिस्टामीन जो है इसकी भी कुछ एंटी हिस्टामीन H1 ब्लॉकर के नाम से जानी जाती हैं और H1 और H2 ब्लॉकर यूजुअली ये जो हैं, ये जो नाम दिए हुए हैं हाइड्रोक्सिज़मीन और डॉक्सिलामीन, दीज आर H1 ब्लॉकर और ये एंटी एलर्जिक के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और इतनी यूज़फुल नहीं हैं जितना बेंजोडाज़ेपीन और दूसरी नॉन बेंजोडाज़ेपीन यूज़ होती हैं फॉर ट्रीटिंग हाइप्नोसिस। एंटी डिप्रेसेंट में नाम याद रख लीजिए, डॉक्सिपिन और दूसरी है ट्राजोडोन। दिस इज़ SNRI। SNRI क्या होता है? सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। आई रिपीट, SNRI स्टैंड्स फॉर सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो ये जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं, लेकिन डॉक्सिपिन जो है वो आपके हाइप्नोसिस को इंड्यूस करने में भी इस्तेमाल होती है, मतलब और एंग्जियोलाइटिक के तौर पे भी। ट्राजोडोन भी बहुत अरसे से इस्तेमाल की जा रही है और मिर्टाजिपिन ये दोनों भी इस्तेमाल होती हैं और ये क्या है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हम आगे फर्दर पढ़ेंगे डिप्रेशन के चैप्टर में, सो जस्ट रिमेंबर द नेम ओनली। और ये ऑफ लेबल यूज़ इस्तेमाल होती हैं इंसोम्निया में। ऑफ लेबल यूज़ का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑफ लेबल यूज़ मीन्स नॉट अप्रूव्ड to be used as a hypnotic drug to treat insomnia by FDA। तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बॉडी है उसने इसको अप्रूव नहीं किया, इसलिए इसको ऑफ लेबल कहा जा रहा है। सुवोरेक्सेंट ब्लॉकर है ओरेक्सिन रिसेप्टर, एंटागोनिस्ट ऑफ ओरेक्सिन रिसेप्टर्स। ओरेक्सिन जो है वो एक न्यूरोपेप्टाइड है। अब न्यूरोपेप्टाइड क्या होता है? न्यूरोपेप्टाइड मीन्स कि आपके न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं कुछ प्रोटीन्स जो कि रेगुलेट करते हैं आपके न्यूरोनल फंक्शंस को, ठीक है, और फंक्शनिंग और उस प्रॉपरली उसकी रेगुलेट होती है। और ये जो न्यूरोपेप्टाइड है आपको जगा के रखता है, प्रोमोट वेकफुलनेस इन द ब्रेन। इसका जो एंटागोनिज्म है वो सप्रेस कर देगा वेक ड्राइव को, और ये न्यूरोपेप्टाइड है तो ये अगर सप्रेस करेंगे तो आपकी मतलब आपका जो जागना है, वेकफुलनेस है, वो कम हो जाएगी वो। अच्छा, ये जो एंटागोनिज्म है ये इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स जैसे कि नार्कोलेप्सी और कैटालेप्सी। तो अगर हम इसको इंड्यूस कर देंगे ओरेक्सिन रिसेप्टर को तो नींद आती रहेगी बहुत। नार्कोलेप्सी का मतलब होता है हाइपर सोमनोलेंस, मतलब कहीं भी चलते फिरते सो जाना। कैटालेप्सी मीन्स जो मसल टोन है वो रिड्यूस हो जाना। तो अगर आप जैसे हंस रहे हैं, किसी भी स्ट्रॉन्गर इमोशन के अंदर हैं और आप गिर गए, आपके हाथ से कोई मग छूट गया, तो मसल टोन जो है वो बहुत डिक्रीज़ हो गई। कैटाप्लेक्सी मैंने ये मेंशन कर दिया है। कैटाप्लेक्सी इज़ अ सिम्टम विच अकर्स ड्यू टू नार्कोलेप्सी, मतलब कि नींद आने की वजह से आपकी मसल टोन जो है वो रिड्यूस हो गई। और ये होता है, ये आपके जो ओरेक्सिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो डे टाइम सोमनोलेंस मतलब दिन में भी नींद आना, ये सब इसके कॉमन इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आई होप ये चैप्टर कवर हो गया है पूरा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन ऑलवेज़ आस्क एंड डिस्कस। इसके अलावा सिर्फ आपने करना ये है कि एंड में ये आपने खुद ही सॉल्व करने हैं एंड रीड दीज रीजनिंग्स बाय योरसेल्फ।